हाय एवरीवन, दिस इज पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। और हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र। हिंदी शिक्षा शास्त्र में हम भाषा के 3 कौशल को पढ़ चुके हैं। पहला कौशल आपका श्रवण कौशल, दूसरा कौशल आपका मुखर कौशल और वाचन कौशल जैसे बोल सकते हैं आप, तीसरा कौशल आपका पठन कौशल, और आज हम चौथा कौशल पढ़ेंगे जिसका नाम है लेखन कौशल। चलिए स्टार्ट करते हैं लेखन कौशल। बच्चों, लेखन कौशल की अगर हम बात करें तो लेखन कौशल शिक्षण जो होता है वो एक तरह की बच्चों कला होती है। बच्चों में जो बच्चों ने सूचनाएं प्राप्त की हैं, बच्चों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर उसका मापन करना है एक शिक्षक को तो लेखन क्षमता के द्वारा किया जा सकता है। और लेखन क्षमता बच्चे कैसे सीखते हैं या किन चरणों में पूरी होती हैं उसे हम जानते हैं। तो बच्चा जब अधिगम करता है और अपने ज्ञान का मापन करता है तो उसे लेखन कौशल के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेखन क्षमता एक कला होती है जो 2 चरणों में विकसित होती है। पहले चरण में भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके उनके शुद्ध और सुपाठ्य और सुंदर रूप में प्रस्तुत करने की जो कला होती है, जो कुशलता होती है, वो पहले चरण के अंतर्गत आती है। यानी कि जब बच्चा सबसे पहले लिखना सीखता है तो भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करता है और सुंदर लिखने का प्रयास करता है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, अर्थात दूसरे चरण में लिपि एवं प्रतीकों के माध्यम से, लिपि और प्रतीक यानी कि एक तो लिपि और प्रतीक माने चिन्ह, जैसे छोटा आ की मात्रा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों और विचारों की सुस्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं प्रभावी अभिव्यक्ति की योग्यता सम्मिलित है। देखिए बच्चों, लिखते समय पहला चरण जो है उसमें लिपिबद्ध करना, किसको, ध्वनियों को, और सुंदर लिखना, ये मान्य होता है छोटे बच्चे के लिए। फिर जैसे जैसे इस कला में वो निपुण होता जाता है, उसमें लिपि के प्रतीकों को पहचानने लगता है और उसी के द्वारा अपने भावों और विचारों की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति करता है जो अर्थपूर्ण भी होती है। चलिए लेखन के प्रकार को जान लेते हैं। बच्चे लेखन को 3 प्रकार से सीखते हैं। पहला होता है बच्चों सुलेख, दूसरा होता है आपका अनुलेख, तीसरा होता है श्रुतलेख। सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख, आइए जानते हैं ना डिटेल में। अगर हम बात करते हैं सुलेख की, सुलेख लेखन का प्रथम गुण है और प्रथम होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी गुण है। यानी कि सुंदर लिखना उतना ही ज़रूरी है जैसे अच्छा खाना खाना। ठीक है, यानी लेख कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और सुंदर लेख को क्या कहते हैं, सुलेख। सुलेख कैसे लिखते हैं, लिखते समय वर्ण के विभिन्न अवयवों की बनावट, उसकी स्पष्टता, वर्णों की सुडोलता, वर्णों में, स्वरों में, मात्राओं में उचित योग, वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द की उचित दूरी, सीधी शिरारेख आदि का बहुत महत्व होता है। यानी कि अगर बच्चा सुंदर लेख लिखना चाहता है तो उन्हें इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। सुलेख लिखने के लिए बच्चों को अभ्यास के लिए लिपि का मानक रूप मोटे अक्षरों में श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। अगर एक शिक्षक चाहता है कि हमारे बच्चों का लेख सुलेख हो तो उसके लिए पहले शिक्षक को सुलेख लिखना होगा। और सुलेख लिखने के लिए भाषा की लिपियाँ सही रूप में हो, उसकी बनावट सही रूप में हो, ये सभी लेख को क्या बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। सुंदर लेख सुलेख कहलाता है। दूसरा है बच्चों अनुलेख। अनु नाम से स्पष्ट है, अनुकरण करना। तो अनुलेख से अभिप्राय क्या है, श्यामपट्ट अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लिखना। यानी कि या तो पहले शिक्षक श्यामपट्ट पर लिख देगा या फिर बच्चे पुस्तक में से देखकर लिखना सीखेंगे कि शब्दों की बनावट क्या है या शब्द कैसे लिखे जा सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अनुलेख। अनुलेख में भी सुलेख का ध्यान रखना चाहिए। अनुलेख में भी सुलेख यानी सुंदर लेख का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे भले कुछ भी लिखें, लेकिन जब वो लिखते हैं तो लिखते समय उनकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, सुंदर। ठीक है, कक्षा 1, कक्षा 2 और 3 तक के इस प्रकार के अभ्यास जो होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। यानी छोटी कक्षाओं में सुलेख और अनुलेख दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरा जो है वो आपका है श्रुतलेख। श्रुतलेख नाम से ही स्पष्ट है, सुनकर लिखा गया कौशल या सुनकर लिखा गया सामग्री श्रुतलेख कहलाती है। इसमें बच्चे डिक्टेशन लिखते हैं, यानी कि एक टीचर बोलता जाता है और बच्चे उसे सुनकर शब्दों को लिखते जाते हैं। शब्दों को बच्चे तभी लिख सकते हैं जब बच्चों ने पहले श्रुतलेख, सुलेख और अनुलेख दोनों का अभ्यास किया हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उच्चारित ध्वनियों को कान लगाकर सुनते हैं बच्चे, उसके उपरांत यानी तत्पश्चात उचित गति, स्पष्टता एवं शुद्धता से लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो जो लेखन कौशल है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सुलेख यानी सुंदर लेख, दूसरा होता है अनुलेख माने ज्यों का त्यों लिखना, देखकर लिखना, अनुसरण करके लिखना, और तीसरा होता है श्रुत लेख माने सुनकर लिखना। अब आ जाते हैं लेखन की विधियाँ। तो बच्चों, लिखने की कुछ विधियाँ भी होती हैं जो कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बताई हैं। उन मनोवैज्ञानिकों को भी हम जानेंगे आगे के जो पार्ट्स होंगे हिंदी पेडागोजी के, उसमें। अभी आप सिर्फ लेखन की जो मुख्य विधियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको जान लीजिए। लेखन की विधियों की अगर हम बात करें तो पहली जो विधि आती है उसका नाम है खंडशः लेखन विधि। बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है खंडशः। खंडशः माने लिखते समय जो भी शब्द होगा, जो भी अक्षर होगा, जो भी वाक्य होगा, उसका क्या करना पड़ेगा? खंड करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा। इस लेखन विधि से क्या अभिप्राय है ये हम जान लेते हैं। तो इस लेखन विधि से अभिप्राय है कि जिस वर्ण को लिखना सिखाना है उसे खंडों में तोड़ दो, अवयवों में बांट लो और फिर क्रमशः विकसित करके संपूर्ण वर्ण का रूप दे दें। जैसे अगर एक बच्चे को का लिखना सिखाना है, क्या सिखाना है? का। तो पहले एक लाइन खींचना सिखा दो, फिर आप ये बनाना सिखा सकते हैं एक गोला, और आप इसको ऐसी लाइन खींचकर एक आधा इस तरह का बनाना भी सिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ वर्ण में वा की, कि वा कैसे सिखाएंगे बच्चे को लिखना, तो बच्चे को वा लिखना सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वा लिखना सिखाने के लिए हम पहले वा को खंडशः तोड़ लेते हैं। जैसे कि हमने वा का खंड तोड़ने के लिए क्या किया? एक डंडा ले लिया और एक ऐसे कर लिया। जब इन्हें हम मिलाएंगे तो कंप्लीट यानी संपूर्ण वा खंडशः विधि द्वारा बन जाएगा। बच्चे सीख जाएंगे, जल्दी सीखेंगे। जब हम छोटा बड़ा बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटा बड़ा सिखाते भी खंडशः लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा बनाते समय अगर बात करें तो एक चूल्हा, फिर दूसरा चूल्हा, और फिर एक सीधी या शिरा रेखा, और फिर एक सिरा रेखा। तो ऐसे हम अलग अलग खंडों में विभाजित करके बच्चों को खंडशः विधि द्वारा वर्ण का ज्ञान करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वा का तो आपको यहाँ लिख के भी दे दिया है, आप पढ़िएगा। ठीक है, खंडशः विधि माने वर्ण को खंडों में तोड़ना, अवयवों में तोड़ना। ठीक है, जब इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा वा। सरल से कठिन विधि का प्रयोग होता है खंडशः लेखन विधि में। शिक्षण सूत्र होते हैं कई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे पेडागोजी में। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है मनोविज्ञान में, इसलिए शिक्षण सूत्र सरल से कठिन का प्रयोग खंडशः विधि में किया जाता है। दूसरा आता है रूपरेखा या रूप अनुसरण विधि। रूपरेखा या अगर हम बात करें रूपरेखा या रूप अनुसरण विधि की, तो बच्चों आप ध्यान से देखिए। इस विधि में पहले विद्यार्थी के सम्मुख बिंदुओं के रूप में किसी वर्ण को उकेरा या लिखा जाता है। जैसे मैं बच्चे को क्या लिखना सिखा रही हूँ? छोटा आ, तो मैं ऐसे कर दूंगी, छोटा आ। ऐसे एक अपनी पहले बुक आती थी, उसमें बिंदुओं के रूप में उकेरा जाता था और बच्चे क्या करते थे? उस पर पेंसिल फेर लेते थे। जैसी बनावट है उस पर क्या करते थे बच्चे? पेंसिल फेर लेते थे। तो क्या था? सही जो वर्ण है वो बन जाता था। यानी कि रूपरेखा अनुसरण का मतलब है इस अनुसरण के अंतर्गत भाषा को जो उसकी रूपरेखा होती है, जो उसकी लिपि होती है, उसमें लिख दिया जाता है डैश 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 या बिंदुओं के माध्यम से, और बच्चे उस पर पेंसिल फेर लेते हैं या अध्यापक की देखरेख में कलम फेर कर उस आकृति को स्पष्ट बना लेते हैं। यानी कि पहले विद्यार्थी के सम्मुख बिंदुओं के रूप में किसी वर्ण को उकेरा जाता है और अध्यापक की देखरेख में बच्चे उस आकृति पर पेंसिल और कलम जो है वो फेर लेते हैं, और जिससे वो आकृति जो होती है वो उभर आती है, स्पष्ट आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका रूपरेखा। जैसे अगर बात करें शिरोरेखा तथा खड़ी पाई, शिरोरेखा और खड़ी पाई। बच्चों, शिरोरेखा या खड़ी पाई के लिए ये वाले जो चिन्ह हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो ये एक ये। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट तुलना विधि। तीसरी जो विधि है वो है तुलना विधि। तुलना विधि का मतलब है उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसा कोई विद्यार्थी आ जाए, यानी कि थोड़ी सी बड़ी कक्षा, प्राथमिक से बड़े, क्योंकि बच्चे समझदार होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर ऐसा कोई विद्यार्थी आ जाता है जिसने गुरुमुखी, बंगला या गुजराती, यानी कि जहाँ जो भाषा चलती है उससे अलग हट के कोई और भाषा के माध्यम से लिखना सीखा है, यानी कि अन्य किसी भाषा के माध्यम से लिखना सीखा है, अन्य किसी लिपि के माध्यम से भाषा लिखना सीखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? पूर्व ज्ञान का लाभ देकर, जिस लिपि में भाषा सीखा है उस लिपि का जो उसको पूर्व ज्ञान है उसका लाभ देकर हम काम कर सकते हैं
शिक्षण में उसको मातृभाषा लिखना सिखा सकते हैं या दूसरी लिपि में शिक्षण करा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, वर्णों की तुलनात्मक तालिका बन जाती है और तुलनात्मक तालिका के अंदर बच्चे देख लेते हैं कि जिस भाषा में वो सीख के आए हैं और अब जो भाषा वो सीखने हैं उन दोनों में फ़र्क क्या है, इनमें क्या है, अंतर क्या है। तो इस प्रकार से जो तुलनात्मक विधि होती है वो बच्चों को लक्ष्य भाषा सिखाने में मदद कर देती है और बच्चों को लक्ष्य भाषा सिखाने में मदद करती है। इसका मतलब लक्ष्य भाषा जो सीखना होता है बच्चों के लिए कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर कोई बच्चा दूसरी भाषा से आया है, दूसरे राज्य से आया है, दूसरी भाषा बोलता है तो इसको सिखाने के लिए उसकी मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है दूसरे राज्य की भाषा को सिखाने के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। तो बच्चों, हमने जो अभी तक सीखा उसके अंतर्गत हमने देखा लेखन शिक्षण की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है खंडशः लेखन विधि, इसमें वर्णों या शब्दों को खंड में तोड़ दिया जाता है। दूसरी होती है रूपरेखा या रूप अनुसरण विधि, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अध्यापक लिख देता है या बच्चे जो होते हैं वो लिखे हुए वर्णों को या बिंदुओं को उसके ऊपर पेंसिल फेर लेता है, या अध्यापक लिख देगा उसके ऊपर बच्चे पेंसिल फेर लेंगे। ठीक है। और तुलना विधि, तुलना विधि का मतलब है एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखना, तुलना करके, यानी कि मातृभाषा से लक्ष्य भाषा को बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हमने थोड़े दिन पहले आपको 1-2 दिन पहले जो पठन कौशल पढ़ाया था, पठन कौशल में मूल्यांकन पार्ट जो है वो हमारा रह गया था। तो हम जान लेते हैं कि एक पठन कौशल और पठन योग्यता का अगर मूल्यांकन करना हो तो उसके कितने सोपान होते हैं। पठन कौशल या पठन योग्यता के जो मूल्यांकन है उसके 4 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं। ठीक है, 4 सोपान में पहला होता है पठन की प्रकृति, दूसरा होता है पठन के प्रकार, तीसरा होता है पठन के पक्ष, चौथा होता है पठन के स्तर। पठन की प्रकृति का पहले मूल्यांकन करना पड़ता है, जिसमें पता चलता है कि बच्चों का कौशल कैसा है, बच्चों ने कितनी योग्यता अर्जित की है। फिर पठन के प्रकार, आपको पता है कि बच्चे स्वस्वर पठन कर सकते हैं या मौन पठन कर सकते हैं, यानी कि फिर उनके बोलने और पढ़ने की क्षमता का मापन होता है। फिर पठन के पक्षों का मापन होता है, यांत्रिक पक्ष और मानसिक यानी अर्थग्रहण, यानी कि वो कितनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं या फिर वो अर्थ ग्रहण करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। और चौथा स्तर है पठन का जिसका मूल्यांकन होता है, वो होता है कि बच्चों ने कितनी सूचना को अर्जित किया है, बच्चे किस प्रकार भाषा की व्याख्या कर सकते हैं और बच्चे उस निर्देश को कितना समझकर रचनात्मक बन रहे हैं या सृजनात्मक बन रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में पठन मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, अथवा पठन मूल्यांकन का निम्न में से कौन सा मूल सोपान है या नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका भाषा बोलना, सुनना, लिखना, ये भाषा के चारों कौशल वाला जो चैप्टर है वो हो गया ख़त्म। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम लाइव क्लास में लगा लेंगे। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।